देश का इतना कंसर्निंग मैटर, इतनी बड़ी समस्या, लेकिन इस बारे में आपको कोई बता नहीं रहा। ये बात है बादलों की धरती मेघालय की, जहां बच्चों का बचपन हवा की तरह हल्का होना चाहिए, मासूमियत से भरा होना चाहिए। वहीं इस मासूमियत के पीछे खतरनाक साया पनप रहा है। आज यहाँ के बच्चे सिर्फ और सिर्फ 10 साल की उम्र में ड्रग्स की गिरफ्त में आ रहे हैं। यहाँ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ड्रग है हेरोइन, जिसे मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं है। मेरे लिए बचपन में हेरोइन का मतलब वही था, हीरोइन को गंजा करके बंगार में बेचने का। और यहाँ के 10 साल के बच्चों को ये आसानी से मिल जा रहा है। ये कोई नॉर्मल खबर नहीं है, उन बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा है एक अपराध है। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये ड्रग्स 10-10 साल के बच्चों तक पहुंच कैसे रही है, जो कि जानना जरूरी है। बच्चे क्यों और कैसे इनकी गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं, सरकार और पुलिस क्या कदम उठा रही है इससे निपटने के लिए, और ये तमाशा थमेगा कैसे। तो बच्चों तक ड्रग्स पहुंचने के 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है बॉर्डर से एंट्री। तो भारत के ईस्ट में म्यांमार, लाओस और थाईलैंड की सीमा दशकों से ओपियम और हेरोइन का बहुत बड़ा अड्डा है। इस एरिया को गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है। इन देशों से ड्रग्स मणिपुर और मिजोरम के रास्ते भारत में घुसती है और फिर ट्रकों, कारों और अलग अलग गाड़ियों में छोटे छोटे पैकेट्स में छुपाकर इनको मेघालय और असम के शहरों तक पहुंचाया जाता है। फिर दूसरा स्टेप है शहरों में डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार माल यहाँ पहुंच गया, फिर स्थानीय नेटवर्क इस काम पे लग जाता है। फिर किराए के कमरों, दुकान के पीछे बने गोदामों में इन पैकेट्स को और छोटे छोटे पैकेट्स में बदला जाता है। फिर तीसरा स्टेप है लोकल पुशर्स। अब इन छोटे पैकेट्स को बेचने का काम करते हैं लोकल पुशर्स। ये अक्सर कोई जान पहचान वाले आस पड़ोस के 25-30 साल के जवान लड़के होते हैं, जो कि खुद भी इस नशे के लती होते हैं। यही लोग जो हैं स्कूलों के आसपास या गली कूचों में बच्चों को टारगेट करते हैं और उन्हें उनके नशे का पहला खुराक देते हैं। फिर चौथा स्टेप है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। पहले ड्रग्स कैश में खरीदी जाती थी तो बच्चों को मुश्किल होती थी, लेकिन अभी ऑनलाइन पेमेंट्स और सोशल मीडिया एप्स के जरिए पूरा नेटवर्क चल रहा है। एक मैसेज करो, फिर यूपीआई ऐप से पैसे ट्रांसफर करो, जो कि 10 साल के बच्चे आराम से कर लेते हैं। फिर डिलीवरी पॉइंट में जाकर पैकेट उठा लो। इतना आसान है। और ये लत जो है वो रोजाना 500 से लेकर 2500 तक का खर्च मांगती है। इतना महंगा नशा है। लेकिन 10 साल के बच्चे इसके आदती बन कैसे जाते हैं? तो इसके कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे नेगेटिव और कूल लगने वाली चीजों के लिए बच्चों की क्यूरियोसिटी, उनकी जिज्ञासा, और फिर दोस्तों और सीनियर्स का दबाव, जो कि अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि भाई एक बार ट्राई कर ले, नहीं मजा आया तो फिर दोबारा कभी नहीं बोलूंगा, नाम बदल दूंगा, वगैरह वगैरह। और फिर बच्चों में नशे का डोज जब धीरे धीरे बढ़ जाता है तो उनके मन में ये ख्याल आने लगता है कि इसका सेवन करने से स्ट्रेस रिलीज होता है। तब क्या, फिर वो छोटी से छोटी परेशानी से भी निपटने के लिए नशे का सहारा लेने लगते हैं और लत लगा लेते हैं। फिर लत लगने के बाद बच्चे पहले माँ बाप से किसी तरह पैसे निकलवाते हैं, फिर उनसे मिलना बंद होता है तो उधार लेकर नशा करते हैं, और जब उधार मिलना बंद होता है तो चोरी का रास्ता अपनाते हैं। मतलब एक नशा इनका जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर देता है। फिर क्या माँ बाप, क्या भविष्य, क्या देश और क्या नैतिकता, सब कुछ नशे के सामने छोटे लगने लगते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब इतना सब कुछ हो रहा है तो यहाँ की सरकार और पुलिस कुछ कर भी रही है कि नहीं? तो मेघालय में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के चेकिंग में अक्सर हाईवे पर बसों और छोटी मोटी गाड़ियों पर बड़े पैमाने पर हेरोइन पकड़ी जाती है। कई इंटर स्टेट ट्रैफिकर्स गिरफ्तार भी किए गए, लेकिन सिर्फ सप्लाई काटना काफी नहीं है। इसीलिए सरकार ने 2030 में शुरू किया ड्रीम मिशन, यानी कि ड्रग रिडक्शन, एलिमिनेशन एंड एक्शन मिशन। इस मिशन के 3 बड़े हिस्से हैं। पहला है ड्रग रिडक्शन, जिसके लिए स्कूल्स और कॉलेजेस में जागरूकता प्रोग्राम चलाना, ताकि बच्चे खुद से ही नशे से दूर होना चाहें। दूसरा है सप्लाई कंट्रोल। इसके लिए पुलिस, इंटेलिजेंस और सीमा सुरक्षा बल को और भी ज्यादा एक्टिव रहने के लिए कहा गया है। और तीसरा है रिहेबिलिटेशन, जिसके लिए डी एडिक्शन सेंटर बनाना और एनजीओ के साथ मिलकर बच्चों और युवाओं को सामान्य जीवन में वापस लाने की कोशिश की जा रही है। अब 2025 के अंत तक यहाँ की सरकार ने और भी ज्यादा रिहैब सेंटर्स खोलने की बात कही है, और मेडिकल इंस्टीट्यूट स्तर पर स्पेशलाइज्ड डी एडिक्शन फैसिलिटीज भी देने की योजना बनाई गई है। अब सरकार का ये ड्रीम मिशन कितना कारगर होता है, नहीं होता है, पुलिस, इंटेलिजेंस और सीमा सुरक्षा बल सप्लाई रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब एक सच ये भी है कि सरकार और पुलिस तो बाद में आती है, तो इसे रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इसके रोकथाम में स्कूल्स, पेरेंट्स और समाज की भूमिका। और यकीन मानिए, स्कूल सबसे ज्यादा जरूरी है। वहीं बच्चों को सही से ऑब्जर्व किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। और अगर बच्चों के व्यवहारों में नकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं तो माता पिता को सतर्क भी किया जा सकता है। याद रखिए, स्कूल्स की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बड़ी होती है किसी भी समाज को जागरूक बनाने में, व्यवस्थित रखने में और नैतिकता बनाए रखने में। लेकिन आजकल सारे स्कूल सिर्फ फीस लेते हैं, सिलेबस के विषयों का ज्ञान देते हैं और उनका काम खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा के मंदिरों में बच्चों को संपूर्ण शिक्षा मिलनी ही चाहिए। स्कूल्स को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपके स्कूल से निकलने वाले बच्चे आगे जाकर नशेड़ी, चोर, सट्टेबाज, स्मगलर, मर्डरर या रेपिस्ट बनते हैं तो ये आपकी संस्था के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। खैर, अब कंक्लूजन यही है कि जिन बच्चों के हाथों में पेंसिल और खिलौने होने चाहिए, वहां नशे की सुई और पैकेट्स पहुंच रहे हैं। तो किसी भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार या पुलिस के लिए इससे ज्यादा कंसर्निंग और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इस पर सही से ध्यान नहीं दिया गया तो ये सिर्फ एक राज्य के कुछ बच्चों के बस नहीं, बल्कि पूरे देश के भविष्य को नकारात्मक रूप दे सकता है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।